तमाम महापुरुषों के अधूरी चाहत को, कारवां को बहुत हद तक फलीभूत करने वाले हमारे रहवर मानवर कांसीराम साहब के चरणों में नमन बंदन करते हुए आज राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के तत्वाधान में ये 2 मंडलीय प्रशिक्षण कैंप, जिसमें मंडल के और जिले के पदाधिकारियों का प्रशिक्षण कैंप, ट्रेनिंग कैंप रखा गया था। उस ट्रेनिंग कैंप में यहां पहुंचे हुए हमारे मार्गदर्शक पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय समन्वयक आदरणीय डॉक्टर राजारमण आनंद जी, हमारे बीच में राष्ट्रीय ट्रस्ट परिषद के सदस्य और बहुत ही मिशनरी साथी आदरणीय जगदीश बाबू जी, इस राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष आदरणीय पी प्रसाद प्रजापति जी, हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के चीफ जनरल सेक्रेटरी आदरणीय सरोज कुमार बौद्ध जी, हमारे प्रदेश के कोषाध्यक्ष और झांसी से चलकर आए इंजीनियर प्रेम नारायण बौद्ध जी, हमारे बीच में मैं तमाम साथियों को सुन रहा था, जैसे माननीय अशोक साख साहब हैं, माननीय विजयपाल बीडीओ साहब हैं, हमारे स्टेट कमांडर डीएसएस और सभी उपस्थित साथियों का, जिनका मैं नाम नहीं ले रहा हूं, उनको बारंबार प्रणाम और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम करता हूं। चूंकि ये ट्रेनिंग कैंप बहुत लंबे समय से चल रहा है और यहाँ के साथियों ने खाने का भी इंतजाम किया है, तो 2 बजे का खाने का इंतजाम है, तो जब तक आप इजाजत देंगे 2 बजे से पहले भी मैं निपट जाऊंगा, आपको ज्यादा झेलना नहीं पड़ेगा मुझे। मैं ललितपुर से चल के आया हूं और कुछ साथी हमें बता रहे थे कि मौसम खराब हो गया, इस वजह से लोग बाग कम आए। मैंने जो थोड़ा बहुत इस छोटी सी उम्र में सीखा है वो ये सीखा है, भीड़ देख करके मैं ज्यादा खुश नहीं होता हूं, क्योंकि भीड़ कभी परिवर्तन नहीं करती है, भीड़ प्रदर्शन करती है, परिवर्तन चंद लोग करते हैं जो आज यहां पर बैठे हैं। भीड़ प्रदर्शन का हिस्सा हो सकती है, भीड़ सड़क पर हमें हल्ला गुल्ला मचाना हो, सड़क पर विरोधियों को शक्ति प्रदर्शन करना हो, नारे लगाना हो, तो उसके लिए भीड़ जरूरी है। लेकिन जब बात प्लानिंग की हो, बात ट्रेनिंग की हो, बात अगुवा लोगों की हो कि हमें और आपको, समझदार लोगों को, समाज के जागरूक लोगों को, अवेयर लोगों को इन बदली हुई परिस्थितियों में मनुवाद से कैसे लड़ना है, उसकी प्लानिंग हो, तो उसके लिए भीड़ की आवश्यकता नहीं है। एक तंबू को तानने के लिए 4 बंबुओं की आवश्यकता होती है, यहां तो फिर भी कम से कम 40-50 लोग बैठे। यहां 2 मंडलों की तैयारी को लेकर के हम लोग यहां पर आए हुए हैं। सबसे पहले थोड़ी सी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के परिचय की बात करेंगे, फिर उद्देश्य की बात करेंगे और फिर हम उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के बैनर तले करना क्या चाहते हैं ये स्पष्ट करेंगे। लेकिन यहां पर मैं देखता हूं कि सारे चेहरे पुराने लोग हैं, जिनके पास कम से कम किसी के पास 40 साल का, किसी के पास 30 साल का, 35 साल का अनुभव है, वो यहां पर बैठे। नौजवान मेरे हम उम्र बहुत कम लोग। मैं पूछना चाहता हूं बड़ी जिम्मेवारी के साथ और माफी के साथ, क्या हम ऐसे कारवां को बढ़ा पाएंगे? हम नई पीढ़ी में जब ये बात को आगे ट्रांसफर नहीं करेंगे, और नई पीढ़ी कहां से शुरू होती?
हम चाहते हैं भगत सिंह पैदा हो, लेकिन पड़ोसी के घर में। ऐसा तो नहीं चलेगा ना। हमारे घर में बहू है, हमारे घर में बेटा है, और आज संडे का दिन है। अगर हम उन्हें लाते तो ये नैसर्गिक नियम है कि दुनिया छोड़कर हमें जाना है। बाबा साहब भी गए हैं, मानवर साहब भी गए, और हमें भी नहीं रहना है। तो इस मिशन का वाहक कौन होगा? इस मिशन को आगे लेकर के कौन जाएगा? हमारे नौजवान लोग, हमारे आने वाली पीढ़ी, और पड़ोसी की नहीं, हमारी। मैं याद दिला दूं 18 मार्च 1956 का आगरा का भाषण बाबा साहब का, कि बाबा साहब ने कहा था कि ऐ मेरे लोगों, ऐ मेरे समाज के लोगों, मैं बेशुमार मुश्किल और मुसीबतों को झेलते हुए इस कारवां को यहां तक लाया हूं। इस कारवां को आगे ना ले जा सको तो थामे रखना, पीछे मत ले जाना। कोई मेरे लोग आएंगे, कोई बरेली लोग आएंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे। वो कारवां क्या है? वो कारवां ये है कि आज जो विचारधारा की बात 40 लोगों में है, कल 400 लोगों में होना चाहिए, और उन 400 लोगों की कुशलता के ऊपर है कि परसों 4000 लोगों के ऊपर होना चाहिए, तब हमें कामयाबी मिलेगी। मैं दुख के साथ कह सकता हूं कि हम लोगों की नालायकी के वजह से, उसमें दयाराम बौद्ध भी शामिल है, कि हम लोगों की नालायकी के वजह से, जो मानवर कांशीराम जी कहते थे कि आज मनुवाद इतने चरम पे पहुंच गया। ये मानवर कांशीराम साहब अकेला मानव था, उसके अकेले काम करने से मनुवाद घुटनों पे आ गया था, और आज जो का तो मनुवाद फल फूलने लगा है, और हम अपने आप को बहुत बड़ा अम्बेडकरवादी कहते हैं। इस देश में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पे, तथागत बुद्ध के नाम पे, बहुजन महापुरुषों के नाम पे हजारों संगठन है, और कहते हैं कि संगठन में शक्ति होती। हजारों संगठन है तो फिर हम शक्तिशाली क्यों नहीं है? ज्योतिबाराव फुले साहब ने कहा था कि पावर नीडेड टू डिस्ट्रॉय पावर। शक्तिशाली को खत्म करने के लिए हमें शक्तिशाली बनना होगा, और हम शक्ति की बात कर ही नहीं रहे। बाबा साहब की बात को हमने याद दिलाया। एक और बात को याद दिलाना चाहूंगा, जहां पे आपको लगे कि ज्यादा हो रहा है वहां रोक देना। मैं अनुशासन का बहुत पक्का आदमी हूं। बाबा साहब मानवर कांशीराम साहब को पढ़कर को ऐसे मनीषियों को सीख करके 16 साल की उम्र से मिशन में हूं था। वोट बाद में डाला था, पहले कार्यकर्ता बन गया था। AA हूं, नेट क्वालिफाई हूं, लेकिन मैंने बाय डिफॉल्ट नहीं, बाय चॉइस चुना है मिशन का काम करना। आपका रिटायरमेंट नहीं, आपका रिटायरमेंट का प्रोग्राम नहीं है मिशन का काम करना। मिशन में जवानी खपानी पड़ती है, मिशन में नौजवानी खपानी पड़ती है, तब जाके मिशन आगे बढ़ता है। भाई हम लोग ये कार्यक्रम करते रहते हैं, जरूरी भी है, लेकिन अगर मुकम्मल प्लानिंग के साथ हम लोग आगे नहीं बढ़े तो आप ये देख लेना कि मनुवाद हम लोगों से सब कुछ छीन लेगा, और हम देखते रह जाएंगे। छीन रहे हैं। हमारे साथ कानपुर के लोग बैठे, हमारी जब सत्ता बनी थी तो लॉर्ड बुद्धा पार्क के नाम से एक कानपुर में बहुत अच्छी जगह, ये जगह है इंदिरा नगर में, बहुत अच्छी जगह थी। आज मनुवाद आपके उस धरोहर को, उस विरासत को छीनने का काम कर रहा है। आज उन्होंने 12 ज्योतिर्लिंग का प्रस्ताव पास कर दिया इस बौद्ध विहार में, और हम बैठे रहे, ताली बजाते रहे, बुद्धम शरणम करते रहे, 3 बार नमन करते रहे, गाना गाते रहे, और वहां काम चालू। इसलिए साथियों, इन बदली हुई परिस्थितियों में जब हजार संगठन है और उनके बावजूद भी हमारी ये स्थिति है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये जितने संगठन चल रहे हैं, ये केवल और केवल राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की होड़ में बन जाते हैं, और फिर इनका कोई उद्देश्य नहीं रहता है। अगर उद्देश्य होता तो आज रिजल्ट हमारे सामने होता कि नहीं होता दोस्तों?
आज रिजल्ट हमारे सामने नहीं, क्योंकि इनकी कोई प्लानिंग नहीं है। एक व्यक्ति था प्लानर, एक व्यक्ति था जो कभी बाबा साहब ने कहा था कि मेरे लोग आएंगे और मेरे लोग मिशन को आगे बढ़ाएंगे। वो मेरे लोग कोई और नहीं थे, वो बाबा साहब के मेरे लोग अगर थे तो मानवर कांसी राम जी थे। और मानवर कांसी राम जी ने जब बाबा साहब ने कहा 18 मार्च 1956 को आगरा में, तो मुझे पढ़े लिखे लोगों ने बहुत धोखा दिया। मानवर कांसी राम वैज्ञानिक आदमी थे, उन्होंने इशारा समझ लिया बाबा साहब का कि बाबा साहब जीतेगी, पढ़े लिखों से कुछ कराना चाहते थे, करा नहीं पाए, इसलिए मैं नौकरी छोड़कर सबसे पहले पढ़े लिखे लोगों से काम कराऊंगा, पढ़े लिखे लोगों को इकट्ठा करूंगा। और सबसे पहले बाम सेठ बना करके पढ़े लिखे लोगों को इकट्ठा किया। आज ऐसे बाम सेठ पे लोग तो बैठे, आप लोग कई चेहरे बाम सेठ पे होंगे, तपे तपाए खपे खपाए। सवाल ये उठता है मेरे सम्मानित साथियों, सीनियर साथियों, सवाल ये उठता है कि हम अगली पीढ़ी को क्या देके जा रहे हैं? जहां से चले थे वहीं छोड़ के जा रहे हैं क्या? वही गुलामी के काम देके जा रहे हैं क्या? हम बहुत खुश हो रहे थे, अभी हमारे सरोज साहब कह रहे थे, कि हम बहुत खुश होते हैं जब माफी से 2 लोग हमारी एकमात्र बहन है, तो उनसे निवेदन है कि आप स्थान ग्रहण कर लें, आपका बहुत बहुत सम्मान है। हम क्यों भूल गए कि हमारा काम क्या है? आज मनवाद हमारे बीच में ही घुस के हम पे वार कर रहा है, और उसके लिए समझने के लिए बहुत ही बड़ा मानसिक स्तर, मानसिक डेवलपमेंट चाहिए, जो हम नहीं कर पा रहे हैं। आरएसएस कई लोगों को रिसर्च स्कॉलर तैयार कर रहा है और रिसर्च करा रहा है एक एक व्यक्ति के ऊपर। इस देश में हम राजनीति की बात करें, राजपाट की बात करें, वो करना भी चाहिए। बाबा साहब ने कहा है कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की, बाय विच कैन ओपन द एवरी लॉक। कैप्चर द टेम्पल ऑफ पावर फॉर योर इमेंसिपेशन, अपनी मुक्ति के लिए सत्ता के मंदिर पर कब्जा करो। लेकिन साथियों, मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ कह सकता हूं कि सियासत का रास्ता विरासत से होकर गुजरता है। विरासत में अगर काम करना हमने छोड़ दिया तो भूल जाइए, आप सियासत में कभी नहीं पहुंच सकते। ये इतिहास हमें बताता है कि बुद्ध ने सबसे पहले विरासत का दर्शन दिया, तब जाके सम्राट अशोक जैसा शासक पैदा हुआ कि नहीं हुआ। अगर 1995 में उत्तर प्रदेश में एक शेड्यूल कास्ट की महिला अगर मुख्यमंत्री बनती है तो एक तात्कालिक घटना नहीं है, ये पिछले 118 वर्षों का संघर्ष है, 118 वर्षों का विरासती काम है, जो महामानव ज्योतिबा फुले ने 1848 से शुरू किया था। और बाबा साहब ने संविधान बनने के बाद 1956 में 5 लाख लोगों को बुद्धिस्ट बना करके इसका आगाज किया था, तब जाके हमें सत्ता मिली थी। लेकिन भूल गए हम। मानवर कांसी राम जी ने कहा था कि जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं होती हैं, उस समाज की कभी राजनीति कामयाब नहीं हो सकती, और अगर कामयाब हो भी जाएगी तो लंबी टिक नहीं सकती। आज जिस राजनीति की बदौलत हम बड़े बड़े सपने सजोए बैठे थे, उस राजनीतिक पार्टी की हालत क्या है, रोना आता है। लेकिन साथियों, आज हमें कुछ नए रास्ते चुनने होंगे। बाबा साहब का आखिरी भाषण, आंखों में आंसू लिए, 26 नवंबर 1949 संविधान सभा की आखिरी बैठक, उसमें बाबा साहब ने कहा कि आज हम भारत के लोग गहरी जिंदगी में प्रवेश करने जा रहे हैं। 1 वोट 1 मैन 1 वैल्यू, राजनीतिक समानता तो हमने दे दी, संविधान के तहत राजनीतिक समानता दी है केवल। बाबा साहब ने चेताया था, हम भूल गए। बाबा साहब ने कहा था कि संविधान के दायरे में हमने राजनीतिक समानता दे पाए तुम्हें, अभी सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में गैर बराबरी बनी हुई है। अगर राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक
क्षेत्र के विक्टिम लोग, पीड़ित लोग, दुखियारे लोग अगर इकट्ठे होकर के जल्दी से आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र की गैरबराबरी दूर नहीं करेंगे तो यही लोग फिर लोकतंत्र के दुश्मन हो जाएंगे और लोकतंत्र को उखाड़ के फेंक देंगे। आज कौन लोग 5 किलो राशन लेकर के खुश है? वो हमारे ही लोग हैं जो 5 किलो राशन लेकर के खुश हैं और लोकतंत्र को भूल गए कि लोकतंत्र की सही फलसफा क्या था। वो भूल गए इस बात को। ये हमारे ही लोग हैं, हमारे ही लोग उनकी रीढ़ की हड्डी बने हुए हैं। तो कुछ प्लानिंग की बात तो बनती है, कैसे लुट जाने देंगे। और ये प्लानिंग की बात जब सफल होगी, जब मैं बड़े हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं हमारे पितातुल्य बुजुर्गों से कि निकालिए अपने नौजवान लड़कों को। जो नौकरी पेशा लोग थे, मिशन को नौकरी पेशा लोगों ने चलाया। अगर कहते हैं कि मेरा बेटा नौकरी करता है, मेरा बेटा इंजीनियर है, मेरा बेटा वकील है, तो मैं भी एडवोकेट हूं, मैं भी किसी का बेटा हूं, मेरे माँ बाप ने भी मेरे लिए कुछ सपने पाले होंगे। मैं जुडिशरी में जाना चाहता था। 23 साल की उम्र में बहन मायावती जी से मुलाकात हुई थी, वहीं कसम किया गया था कि हम अब नहीं करेंगे नौकरी, और हमने झोंक दिया था पूरी तरह से। आज इन परिस्थितियों में हमें अपने आप को कैसे तैयार करना है, कैसे ले जाना है आगे बढ़ करके, उस पर हमें चर्चा करनी है। 5 मिनट में हम प्रशिक्षण की बात करेंगे और इसके बाद हम स्थान लेंगे, क्योंकि हमारा समय हो गया है 2 बजे, आपका खाने का समय है। बोलने को तो बहुत कुछ है, आप लोगों से इतना सीखा कि 4-5 घंटे भी बहुत कम है। लेकिन राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ये चाहती है कि जब तक हम डायरेक्ट सत्ता में ना पहुंच पाए, जब तक डायरेक्ट सत्ता में ना पहुंच पाए, जब तक इनडायरेक्ट सत्ता का नियंत्रण सत्ता पे रखें। बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया होगा इनडायरेक्ट सत्ता और डायरेक्ट सत्ता। सत्ता और सत्ता पे नियंत्रण, ये 2 बातें अलग अलग हैं। अच्छा ये बताओ, मोहन भागवत क्या है? मोहन भागवत जी क्या प्रधानमंत्री है? मोहन भागवत जी क्या मुख्यमंत्री है? मोहन भागवत जी क्या राज्यपाल या राष्ट्रपति है? लेकिन जितने पदाधिकारियों के जितने हमने नाम बोले हैं, किसी के भी कान मरोड़ने की ताकत मोहन भागवत रखते हैं कि नहीं रखते? रखते हैं कि नहीं रखते? तो सत्ता में ताकत है कि सत्ता के नियंत्रण में ताकत है? अरे सत्ता में तो आपके 130 सांसद बैठे हैं, लेकिन वो आपके लिए कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि नियंत्रण दूसरी ताकतों का है। जिस दिन हमारी विचारधारा के नियंत्रण होगा, भले ही दूसरा व्यक्ति जनप्रतिनिधि बन के बैठा होगा, लेकिन नियंत्रण हमारा होगा, तो हमारे इशारे का इंतजार करेगा वो। और हमने देख भी लिया है, बहुत बड़े बड़े मनवादी 2007 से 12 के बीच में 90 डिग्री का कॉल बन के जय भीम नमो बुद्धाय बोलते थे कि नहीं बोलते थे। यह होता है सत्ता पे नियंत्रण। हम यहां प्लानिंग कर रहे हैं, हम यहां राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का प्रशिक्षण कैंप कर रहे हैं सत्ता पे नियंत्रण स्थापित करने का। और सत्ता पे नियंत्रण स्थापित करना कोई बड़ी बात नहीं है बाबूजी, कोई बड़ी बात नहीं है। हम कहते हैं, दावे के साथ कहते हैं, बाबूजी कहते हैं कि भारत देश में 100 करोड़ लोग बुद्धिस्ट हैं। 100 करोड़ लोग बुद्धिस्ट हैं। कैसे 100 करोड़ लोग बुद्धिस्ट हैं? एक तो हमने ये किया, जो शेड्यूल कास्ट के हमारे चौधरी लोग हैं, उन्होंने ये किया, सबसे बड़े बुद्धिस्ट वो बन गए। ओबीसी को कड़े टेम्परामेंट की दीवारें खड़ी कर दी, कड़े एंटी बैरियर खड़े कर दिए। अरे तुम तो जय भीम नमो बुद्धाय नहीं बोल रहे, तुम बुद्धिस्ट नहीं है। तुम बुद्धम शरणम नहीं आ रहे, तुम बुद्धिस्ट नहीं है। तुम घर पे पंचशील का झंडा नहीं लगाए, बुद्धिस्ट नहीं है। तोड़िए इन टेम्परामेंट को, तोड़िए दीवारों को और बड़ा दिल करिए। जो 90% पास होता है हाई स्कूल में, वो भी पास कहलाता है। जो 33% पास होता है, वो भी हाई स्कूल पास कहलाता है। अगर वो हमारा भाई है, ओबीसी का भाई है, अगर कम आपके बुद्धिज्म में जानता है, लेकिन वो तार्किक है। कौन बुद्धिस्ट नहीं है, मैं पूछना चाहता हूं।
जो अवंतीबाई के त्याग को याद करता है वो बुद्धिस्ट है। वो जो माता रानी अवंतीबाई को, रानी होलकर को, जो आपके बुद्ध को और जो पेरियार लड़ई साहब को मानता है वो बुद्धिस्ट है। हम कैसे कह सकते हैं कि बुद्धिस्ट कम है? 100 करोड़ लोग बुद्धिस्ट हैं और ओबीसी तो ओरिजिनल बुद्धिस्ट है। लेकिन हम लोगों ने इतने कड़े नियम बना दिए, हम चौधरी बन गए, हमने इतने कड़े नियम बना दिए। अरे भाई, उपासक लोग अलग होते हैं, आचार्य लोग अलग होते हैं। कथा अभी पंडाल लगेगा देवी जी का, देवी जी की पंडाल में सबको आरती नहीं आती है, सबको आरती नहीं आती है। एक व्यक्ति को, 2 व्यक्ति को, 3 व्यक्ति संचालक रूप से उनको आरती आती है, बाकी लोग ताली बजाते हैं। ताली बजाने वाले भी हमें चाहिए हैं, हमारे लोग हैं, हमारे भाई हैं। वो 100 करोड़ लोग बुद्धिस्ट कैसे हैं मैं बताना चाहता हूं एक आंकड़े के साथ। सरकार ने पिछली बार कुंभ का स्नान कराया और कुंभ में सरकार ने आंकड़े पेश किए कि 40 करोड़ लोगों को स्नान कराया। ये बात भी झूठी है। 700, लगभग 700 जिले हैं भारत के अंदर, 700 जिले हैं भारत के अंदर। अगर एक जिले से अगर 1 लाख आदमी भी पकड़ ले तो कितने करोड़ होते हैं? 7 करोड़ होते हैं। अगर 2 लाख पकड़ ले, आप कासगंज से बता दीजिए क्या 2 लाख गए होंगे? लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि झूठ बोलने का ठेका केवल हमारे पास है और कोई नहीं बोलना झूठ, मैं बोलूंगा, मेरे पास है। चलो मान लेते हैं कि 40 करोड़ लोगों ने गंगा स्नान किया या 40 करोड़ लोग गंगा में पाप धोने के लिए गए। एक तरफ तो हम ये कह रहे हैं कि गंगा को साफ करना है, एक तरफ 40 करोड़ लोग अपनी सफाई करने जा रहे हैं, अपने पापों को धोने जा रहे हैं। तो सफाई साफ हुई तो गंदी हुई। लेकिन हम मानते हैं कि सरकार ने कहा कि 40 करोड़ लोग गंगा स्नान करने गए तो हमें 40 करोड़ का ध्यान तो आ गया, लेकिन उन 100 करोड़ का ध्यान नहीं आया जो गंगा स्नान करने के लिए नहीं गए, जो कुंभ स्नान के लिए नहीं गए। वो तार्किक लोग, वो 100 करोड़ लोग जो नहीं गए गंगा स्नान करने के लिए, वो 100 करोड़ लोग मैं दावे के साथ कहता हूं कि वो बुद्धिस्ट है, आपके सहोदर भाई हैं। और ओबीसी के लिए तो कहा जाता है, हमारे बाबूजी कहते हैं कि ओबीसी का फुल फॉर्म ये नहीं है कि अदर बैकवर्ड क्लास। ओबीसी का फुल फॉर्म है ओरिजिनल बुद्धिस्ट कम्युनिटी, और ओरिजिनल बुद्धिस्ट कम्युनिटी। और मैं कहना चाहता हूं कि भारत के अंदर शेड्यूल कास्ट के लोग जो बाबा साहब और तमाम बहुजन महापुरुषों के मिशन को लेकर के चौधराहट छाड़ते हैं, ये मिशन अगर ओबीसी बुद्ध से लेकर के ज्योतिबा फुले तक ला करके अगर बाबा साहब के हाथों में नहीं सौंपता तो तुम कुछ नहीं कर पाते। तुम में अगर ये स्ट्रेंथ आई है तो इस मूवमेंट के कारण, और ये मूवमेंट किसी ने चलाया है तो ओबीसी ने, अदर बैकवर्ड क्लास ने चलाया है। क्यों नहीं मानते हो ओबीसी को बड़ा भाई? ओबीसी को बड़ा भाई क्यों नहीं मानते हो? क्यों अपने आप में चौधरी बने बैठे? मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ कह सकता हूं कि इस मिशन के बाहर ओबीसी रहे। मैं कांसीराम साहब को पढ़ता हूं, मैंने इन आंखों ने कांसीराम साहब का दीदार नहीं किया, ये दुर्भाग्य है मेरा, लेकिन कांसीराम साहब को इतना पढ़ा है कि मैं कांसीराम साहब पर दिन भर बोल सकता हूं। कांसीराम साहब ने कहा कि इस मिशन को ले जाने के लिए 3 अर्हताएं, 3 पैरामीटर आप में होना चाहिए। उससे मैं जोड़ के कह रहा हूं, ये कांसीराम जी ने कहा, मैं नहीं कह रहा हूं कि बहुजन मिशन ओबीसी के महापुरुषों ने लेकर आए। क्यों? कांसीराम जी कहते हैं N × D × S = चेंज। परिवर्तन के लिए 3 चीजें चाहिए, N for need, N × D for desire और S for strength। जिनके पास तीनों चीजें होंगी वो परिवर्तन कर पाएंगे। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, उस समय स्ट्रेंथ किसके पास थी? ताकत किसके पास थी? ओबीसी के महापुरुष कोल्हापुर के नरेश छत्रपति साहू जी में महाराज में थी। उस समय अगर किसी में स्ट्रेंथ थी तो तथागत बुद्ध में थी।
अगर उसमें किसी में स्ट्रेंथ थी तो ज्योतिबा फुले में थी। वो लाए को खींच करके, हमें तो स्ट्रेंथ, हमें तो ताकत क्षमता जब आई जब संविधान आ गया हमारे पास, उससे पहले तो हम कुछ नहीं करने वाले थे। इसलिए बड़ा दिल करने की जरूरत है, बड़ा हृदय करने की जरूरत है। अगर ओबीसी को हमने साथ में मिला लिया, 100 करोड़ लोग बुद्धिस्ट हैं। हम राजनीति की बात करें, बाबूजी राजनीति की बात करें, प्रधानमंत्री बनाने के लिए हमें 15 करोड़ वोटों की आवश्यकता है। 272 सांसद चाहिए, एक सांसद 5 लाख वोटों से जीतता है, तो गुणा कर दीजिए, 16 करोड़ से 15 से 16 करोड़ वोट चाहिए। और हम कितने लोग हैं? 100 करोड़। राजनीति हासिल करना कोई बड़ी बात है क्या हमारे लिए? कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमने विरासत पे काम करना छोड़ दिया हो। ठीक वैसे ही जब 1924 में बाबा साहब ने समता सैनिक दल बनाया तो आरएसएस के पेट में दर्द होने लगा। और कोई समझता था, बाबा साहब को नहीं समझता था, लेकिन आरएसएस बहुत अच्छे से समझ गई। मतलब उस समय हिंदू महासभा भी बहुत अच्छे से समझ गई और उसने 1925 में आरएसएस का गठन कर दिया। यह है रेवोल्यूशन ऑफ द काउंटर रेवोल्यूशन, क्रांति की प्रतिक्रांति, जो बाबा साहब ने किताब लिखी है। तो आपकी क्रांति की प्रतिक्रांति बना करके आपको भ्रमित बड़े पैमाने पर किया जाएगा। हमने समता सैनिक दल बनाया, उन्होंने उसी वर्ष आरएसएस बना दिया। और वो आरएसएस के लोग बिना किसी चाहत के, बिना किसी लालच के दिन रात काम करते रहे। और आज उनके 100 वर्षों के काम करने के, 100 वर्षों में 2 पीढ़ियां खप जाती हैं। 100 वर्षों के काम में आज पूरे देश पे उनका कब्जा है कि नहीं है? लेकिन हमें तसल्ली नहीं है 4 दिन की। हमें तसल्ली नहीं है 4 दिन की। एक हमारा नौजवान युवा निकलेगा, 500 रुपया का कुर्ता पजामा सिलवाएगा, किसी राजनीतिक पार्टी में नारे लगाएगा और एक नेताजी के साथ सेल्फी लेगा, परसों से बैनर टांग देगा, युवा हृदय सम्राट। हो गए मिशन को काम। अब खुद वीआईपी बना घूमेगा। ये वीआईपी गिरी ये छोड़ना पड़ेगी हमें। और हम सीनियर लोगों से कहना चाहता हूं, मैं बहुत असह्य महसूस कर रहा हूं कि हमारे पिता तो बुजुर्ग बैठे हैं, मैं क्या कह रहा हूं उनके सामने। लेकिन ये पीड़ा है जो मैंने सीखा है। मैं अपने जीवन को पूरी तरह से कुर्बान मैंने मिशन के लिए किया है, तो आप लोग भी निकालिए। मैं इन्हीं सब बातों के साथ मैं अंत में, चूंकि ये आदरणीय सुख साख साहब यहाँ बहुत अच्छा संगठन संचालित कर रहे हैं, बहुत गजब का संगठन, उनकी मेहनत को मैं प्रणाम करता हूं और मैं चाहता हूं कि उनके लिए जोरदार आप लोग तालियां बजाएं। आदरणीय सुख साख साहब से, आदरणीय हमारे विजयपाल जो हमारे वीडियो साहब हैं और तमाम उनके साथी, उन्होंने बहुत कम समय में यहाँ संगठन को आदरणीय संचालक जी, अरे मैं नाम भूल गया बाबूजी, मैं तो आपकी कविताओं का कायल हूं और मैं तो आपकी पर्ची वहां दी थी दिल्ली में, अब वो समय के कारण आपकी नहीं सुन पाया। आप बहुत अच्छा पढ़ते हैं तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब जिले में राष्ट्रीय बौद्ध महासभा एक ऐसी सांस्कृतिक विरासत तैयार करना चाहती है जो मानसिक रूप से तैयार हो और जो दिशा देने का काम करे, जो राजनीतिक नियंत्रण करने का काम करे, जो हमारी दोस्त और दुश्मन की पहचान कराने का काम करे। या यूं समझे कि जो मानवर कांसीराम साहब के जमाने में रखवाली बाम सेव करती थी, वही रखवाली आरबीएम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के लोगों को करनी है। जो राजनीति कर रहे हैं लोग, जो हमारे लोग विधायक मंत्री बनने वाले लोग हैं और बुद्ध और साहू की परंपरा को मानने वाले लोग हैं, उनको हम दोनों हाथों से राष्ट्रीय बौद्ध महासभा आशीर्वाद देगी। लेकिन जो लोग हमारा वोट खरीद करके, हमारा वोट लेकर के जब जाते हैं और वहां फिर हमारे खिलाफ साजिश रचने का काम करते हैं, ऐसे लोगों को मुंह की खिलाने के लिए भी तैयार होना पड़ेगा। और इसके लिए कौन तैयार करे? तथागत बुद्ध ने अगर राजपाट से समस्या का हल निकलना होता तो तथागत बुद्ध तो राजपाट छोड़ के इस समस्या का हल खोजने गए थे। क्यों नहीं समझते हम सिद्धांत अपने गढ़ने लग जाते, जो हमारे पुरखों ने इतने बढ़िया बढ़िया सिद्धांत बना दिए कि उन्हीं को लागू कर दें हम, शासक बनने में देर नहीं लगेगी।
मैं इतनी सी बात कह करके कि उनका 100 वर्ष का काम और हमारा 10 वर्ष का काम बराबर है, ये भी आप खुशफहमी रखें अपने दिमाग में कि उन्होंने 100 साल मेहनत की है, हम 10 साल मेहनत करेंगे, उनके 100 साल को हरा सकते हैं। क्यों हरा सकते हैं? क्योंकि उनके पास अनपढ़ों की भीड़ है और हमारे पास सिलेक्टेड लोग, पढ़े लिखे लोग हैं। और मैं कह सकता हूं कि मिशन के वाहक मात्र 2 ही 4 लोग होते हैं। एक बस का उदाहरण मैं देता हूं, ज्यादा तो नहीं हो रहा साहब, मैं 2 मिनट लूंगा। एक बस का उदाहरण देता हूं कि एक बस में 100 लोग बैठे हैं, लेकिन उस बस को मंजिल तक पहुंचाने में मात्र 2 ही लोगों का रोल होता है, एक कंडक्टर और एक चलाने वाला ड्राइवर। बाकी तो मौज लेते हैं, लेते कि नहीं लेते? उन्हें कोई टेंशन नहीं है, उन्हें यह पता है कि हमारे ये 2 लोग बहुत जागरूक हैं, ये पलक नहीं झपकेंगे और ये हमारी बस को मंजिल तक पहुंचा देंगे। तो पूरा का पूरा बहुजन समाज, 98% बहुजन समाज इसी प्रकार की मौज ले रहा है। अगर आप 2% के जिम्मेवार लोगों में हैं, समाज के ड्राइवर और कंडक्टर हैं, तो आपको जागरूक और आंखें खुली करके इस मिशन की बस को मंजिल तक पहुंचाना होगा। नहीं दोस्तों, वो दोषी नहीं होगा, वो दोषी बिल्कुल नहीं होगा जो नहीं कहता है मैं बाबा साहब को नहीं जानता हूं, जो कहता है बाबा साहब को नहीं जानता हूं, जो कहता है महापुरुषों को नहीं जानता हूं और रिक्शा चला रहा है, दिहाड़ी मजदूरी कर रहा है, वो दोषी बिल्कुल नहीं होगा। दोषी आप और हम लोग होंगे जो रात दिन कहते हैं मैंने तो बाबा साहब को पूरा पढ़ लिया है, मैंने तो कांसीराम जी को पूरा पढ़ लिया है, मैंने तो बुद्ध को पूरा पढ़ लिया है और मिशन का सत्यानाश हो रहा है। पीढ़ियां गाली देंगी हमारे लिए गालियां देंगी, उन लोगों के लिए नहीं देंगी। 98% लोगों के लिए, 2% लोग कोसे जाएंगे। लेकिन साथियों, अगर इन 2% लोगों ने अपनी जागरूकता दिखा दी और 2% लोगों ने मंजिल तक पहुंचा दी हमारी सवारी को, तो फिर सराहे कौन लोग जाएंगे? यही 2% लोग सराहे जाएंगे। आपके हिस्से में क्या आना चाहिए आप लोग तय करें, हमारे हिस्से में क्या आना चाहिए हम लोग तय करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूं कि इस संगठन को और 4 चांद आदरणीय सुख साथ लगाएंगे। हमारी कमेटियां बन गई हैं, जिस जिले की नहीं बनी, किस जिले की नहीं बनी साहब? हाथरस की नहीं बनी, हाथरस की नहीं बनी। हाथरस में बाबूजी से थोड़ा सा सहयोग लेकर के हाथरस की कमेटी बनाए, क्योंकि हम बहुत जल्दी अभी हमारा एक वो आगरा में कौन सा वार्षिक सम्मेलन है हमारा आगरा में 3 दिवसीय, तो वो है। और सम्राट अशोक की जयंती हमें 2 अक्टूबर को मनाना है, तो इसके लिए तैयारी के लिए आप जो है 10-15 दिन में जिले तक का संगठन तैयार कर लें और सदस्यता बुकें आ गई होंगी, तो उसके लिए भी लग जाए। मैंने कुछ नासमझी में कुछ गलत कह दिया हो तो मैं माफी चाहता हूं आपसे। इस कासगंज की धरती को नमन करते हुए और सभी महापुरुषों को नमन करते हुए, आपकी उपस्थिति को प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात को विराम देता हूं। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय बहुजन समाज।